हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपनी ग्रेजुएशन की यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से 5 यूनिट हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं विद MCQ। हमारी जो 5th यूनिट है एक्वेटिक बायोलॉजी, अब हम उसके MCQ कर रहे हैं, जिसमें से मैं आपकी एक्वेटिक बायोम के MCQ आपको करा चुकी हूँ। आज हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के MCQ डिस्कस करेंगे। आज हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के MCQ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जब आप फ्रेश वाटर बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आप किस किस को पढ़ते हैं? रिवर को पढ़ते हो, स्ट्रीम को पढ़ते हो, ओनली 2, ओनली 1, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जब हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर रिवर को भी पढ़ते हैं और स्ट्रीम को भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये दो हमारे कैसे सोर्सेज है? फ्रेश वाटर के सोर्सेज है, तो बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोज डाउन हिल कॉल्ड। अगर एक छोटी सी स्ट्रीम डाउन हिल पे नीचे फ्लो कर रही है तो उसको आप क्या बुलाते हो? फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम बुलाते हो, सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम बुलाते हो, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम बुलाते हो, या फिर फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम बुलाते हो? तो जब मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई थी तो मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले छोटी छोटी स्ट्रीम डाउन हिल से फ्लो करके आती है उसको हम बुलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपकी फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम मर्ज करती है एक और फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम के साथ तो वो क्या बना लेती है? फिर से एक फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम बना लेती है, फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम बना लेती है, सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम बना लेती है, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम बना लेती है, फिर फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम बना लेती है। तो मैंने आपको बताया था जब दो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर मर्ज करती है तो वो मिलकर क्या बनाती है? सेकेंड ऑर्डर बनाती है। और अगर दो सेकेंड एंड सेकेंड मिल जाएगी तो वो क्या बनाती है? थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम बनाती है। हाउ मैनी स्टेजेस डज अ स्ट्रीम हैव। कितनी स्टेजेस होती है एक स्ट्रीम को? अगर आप देख रहे हो 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, फिर 5 होती है। तो जब मैंने आपको स्ट्रीम बताया तो मैंने बताया वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरती है, ठीक है। तो कितनी स्टेजेस होती है? टोटल 3 होती है, जिसको हम क्या क्या बुलाते हैं? यंग, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। ये 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं जब आप किसी भी स्ट्रीम को देख रहे होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ अ स्ट्रीम वेयर मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू कट डाउन और इरोड अ नैरो वी शेप वैली। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है आपकी स्ट्रीम की जब उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या कर सकती है? कट डाउन कर सकती है, एक पूरी की पूरी वैली को इरोड कर सकती है, वी शेप वैली को इरोड कर सकती है। मैच्योर स्टेज में, ओल्ड स्टेज में, यंग स्टेज में, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपकी जो सबसे यंग स्टेज होती है उसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि ये बड़े से बड़े एरिया को कट डाउन कर सकती है, ठीक है। तो यंग स्टेज में ऐसा होता है। नेक्स्ट होता है, इन विच स्टेज मोर वाटर एडेड फ्रॉम द ट्रिब्यूटरीज एंड फ्रॉम ग्राउंड वाटर एंड विड्थ इंक्रीजेस बट वाटर वेलोसिटी डिक्रीज। यानी कि आपकी जो डिफरेंट स्टेजेस है, स्टेज फॉर्म, आपकी जो डिफरेंट स्टेजेस है आपकी स्ट्रीम्स के बनने की, तो क्या होता है? ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसके अंदर है ना बहुत सारा पानी आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरी से, और उसके अलावा क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर से भी बहुत सारा पानी ऐड हो रहा है। अब जो है चौड़ाई बढ़ गई है, नैरो नहीं रह गई है, अब आपकी स्ट्रीम जो है वो बहुत चौड़ी हो गई है, लेकिन वाटर की जो वेलोसिटी है वो घट गई है, ठीक है। तो मैच्योर स्टेज में ऐसा होता है, ओल्ड स्टेज में ऐसा होता है, यंग में ऐसा होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो आपकी मैच्योर स्टेज होती है उसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज से बहुत सारा पानी आ रहा होता है, ग्राउंड वाटर से पानी आ रहा होता है, चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन जो आपकी वाटर वेलोसिटी की स्पीड है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा होता है आपकी मैच्योर स्टेज में। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होता है आपकी जो स्ट्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, इतनी स्लो डाउन हो जाती है कि अब क्या कर सकती है? आपकी वाइड वैली को इरोड कर सकती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब कहाँ पर फ्लो करेगी? आपके जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वहां पर फ्लो करेगी। अब यहाँ पे जो वाटर की वेलोसिटी है वो और भी ज़्यादा घट गई है, इतनी घट गई है कि अब क्या कैरी कर सकती है? अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को कैरी नहीं कर सकती, अब सिर्फ है ना सिल्ट पार्टिकल्स को कैरी कर सकती है। और इस स्टेज में है ना मियांडर्स जो होते हैं, जो नदी के ऐसे टर्न की तरह वो जारी होती है ना, सांप की तरह टर्न बना बना के जारी होती है, जिनको हम मियांडर्स बुलाते हैं, वो मियांडर्स इस वाली स्टेज में ऑक्सबॉल लेक का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो मैच्योर स्टेज में ऐसा करते हैं, ओल्ड स्टेज में ऐसा करते हैं, यंग स्टेज में ऐसा करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज।
ठीक है। तो ऐसा होता है आपकी ओल्ड स्टेज में, जब आपकी ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है तो क्या करती है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को कैरी कर सकती है, सिर्फ सिल्ट को कैरी कर सकती है। और जब हमारी मैच्योर स्टेज में होती है तब है ना पेबल्स भी ला रही होती है अपने साथ, थोड़े बड़े साइज के पत्थर ला रही होती है। और जब सबसे पहले यंग होती है तब तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स को अपने साथ लेके आ सकती है। ठीक है। और ऑक्सबो लेक का क्रिएशन भी कौन सी स्टेज में कर सकती है, ओल्ड स्टेज में ही होता है। नेक्स्ट है लेक्स जो है वो उनके बनने का कारण क्या क्या हो सकता है, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बनती है या फिर एक्सोजोनस प्रोसेसेस की वजह से बन सकती है, ओनली वन, ओनली टू, दोनों कारण हो सकते हैं लेक के बनने के, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है हमारी जो लेक्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है और उनके बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो टेक्टोनिक मूवमेंट भी उसका कारण होता है और एक्सोजिनस प्रोसेस भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिवर मिएंडर्स। आपके जो नदी है वो जो टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह चल के जा रही थी, उसकी वजह से कौन से टाइप के लेक बन जाते हैं, सॉल्ट लेक बनता है, टेक्टोनिक लेक बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है, या फिर क्रेटर लेक बनता है। तो सोचिए और बताइए मेरे को। तो आपकी जो ऑक्सबो लेक होती है वो क्रिएट होती है किसकी वजह से, हमारे मिएंडर्स की वजह से, रिवर मिएंडर्स की वजह से। ठीक है। ऑक्सबो लेक का क्रिएशन होता है हमारे रिवर्स की मेंडर्स की वजह से। विच टाइप ऑफ लेक इज अ न्यूट्रिएंट पुअर लेक विद क्लियर वाटर एंड फ्यू प्लांट्स। यानी कि एक ऐसी लेक है जब आप उसे देख रहे हो ना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत कम है, पानी बहुत साफ है और बहुत थोड़े से प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कौन सी लेक में होता है, यूट्रॉपिक लेक में, मीसोट्रॉपिक लेक में, या फिर ओलिगोट्रॉपिक लेक में, या फिर सॉल्ट लेक में। तो आपको पता है जब सबसे पहले हमारी लेक बनती है तो एकदम साफ सुथरी होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत कम होता है, पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं, और उस लेक को हम क्या बुलाते हैं, मोस्टली ओलिगोट्रॉफिक लेक बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेक हैव हाई लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड अबंडेंस ऑफ प्लांट इज सपोर्टेड बाय सच लेक ड्यू टू रिच न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो वो कह रहा है कि आपकी जो लेक है उसके अंदर है ना बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, और इतने सारे प्लांट्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इस वजह से क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो कौन है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है। तो ऐसा आपकी कौन सी लेक में होता है, यूट्रॉफिक लेक में, मीसोट्रॉफिक लेक में, ओलिगोट्रॉफिक लेक में, या फिर सॉल्ट लेक में। तो जो आपकी ओलिगोट्रॉफिक लेक होती है वो तो बहुत साफ पानी की होती है और उसमें बहुत कम प्लांट्स होते हैं, अभी हमने देखा। लेकिन आपकी जो यूट्रॉफिक लेक होती है जो यूट्रिफिकेशन प्रोसेस की वजह से बनती है, उसके अंदर आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस का लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो करती है, इतनी एल्गी ग्रो करती है, और क्या हो रहा होता है बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। तो आपकी जो यूट्रॉफिक लेक होती है वो होती है हाई प्रोडक्टिविटी वाली लेक्स, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत हाई होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एल्गी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर। अगर आप अपने एटमॉस्फेयर को देख रहे हो, अर्थ के एटमॉस्फेयर को देख रहे हो, तो ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आर्गन। तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस जो है वो नाइट्रोजन है, और कितने परसेंट है ये मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, ये DSSB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू द मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। आपके जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में, A एंड B एंड C एंड D एंड ओनली D। तो आपको पता है हमारे प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को, जो गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको यूज नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपको पता है हमारे खेतों में हम है ना यूरिया का खाद डालते हैं, क्योंकि उसको भी हमारे प्लांट बहुत आराम से यूज कर लेते हैं। तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड यूरिया, तो B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर हाई यील्ड इन द फील्ड। आप है ना बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो ताकि आपको बहुत ही हाई यील्ड मिल सके, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। इनको हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल के साथ। जब आपने वाटर एंड मिनरल्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले तो उसको हमारे प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और ये है ना वाटर बॉडीज तक पहुंच जाते हैं और वहां से इनको कौन यूज करना शुरू कर देता है, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये है ना बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते चलते हैं। यानी कि पहले ये प्लांट्स के पास थे, प्लांट से इनको खाया एक्वेटिक एनिमल्स ने, जू प्लैंक्टन्स ने खा लिया, जू प्लैंक्टन से इनको बड़ी फिश ने खाया, उससे अगली फिश ने खाया, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इनका लेवल जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे क्योंकि एक्यूमुलेट होते जा रहा है, फूड वेब कहेंगे, बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे, या फिर इकोसिस्टम कहेंगे। तो आपको पता है जब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो वो बायो एक्यूमुलेशन नहीं कहलाता, वो बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हम पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यही होता है जब ऐसे केमिकल्स जो हमारे लिए हार्मफुल है और वो ट्रॉफिक लेवल पे उनका लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, इसको हम क्या बुलाते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बुलाते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक एनिमल्स जो है वो अमोनिया को दो फॉर्म में रिलीज करते हैं, या तो वो एक्सक्रीट करते हैं और अमीनोटेलिक होते हैं क्योंकि उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है इसलिए, या फिर डेथ हो जाती है जब एनिमल बॉडी जो है, कोई फिश है वो पानी में रह रही थी, उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी से अमोनिया रिलीज हो गया। क्या ये दोनों सही हैं, क्या इनमें से एक सही है, दूसरा सही है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है हमारी लेक्स के अंदर जो हमें अमोनिया मिलता है वो इन्हीं दो फॉर्म में मिलता है। जो हमारी फिशेस होती है वो अमीनोटेलिक होती है, यानी कि वो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। और उसके बाद जब एनिमल की डेथ हो जाएगी तो उससे भी अमोनिया रिलीज हो जाएगा हमारी लेक के अंदर, ठीक है। तो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन गैस एंड रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, लेकिन उसको डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है ऐसी फॉर्म्स में जब वो यूज़ करे जा सके प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अब आपकी नाइट्रोजन साइकिल के जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी वो गैस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप बचपन से पढ़ रहे हो नाइट्रोजन साइकिल, तो आपको इसका आंसर देना है। तो जो हमारा डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में हमारे जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन हो जाना, ठीक है। दोबारा से नाइट्रिक प्रोडक्ट्स का किस में कन्वर्ट हो जाना, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाना और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचान, 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सल्फर इज रिक्वायर्ड इन अमाइनो एसिड मिथियोनिन एंड सिस्टीन। आपकी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड है मिथियोनिन एंड सिस्टीन, उनके अंदर सल्फर जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। सल्फर इज प्रेजेंट इन लिथोस्फेयर रॉक्स विच इज रिलीज ड्यूरिंग वेदरिंग। सल्फर जो है मोस्टली वो हमारे रॉक्स में प्रेजेंट है, लिथोस्फेयर हमारा जो अर्थ के सरफेस है, रॉक्स है, उनके अंदर प्रेजेंट है। और जब वेदरिंग का प्रोसेस होता है, जब बारिश आती है, धूप निकलती है, ये पूरा जो वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है इसके दौरान सल्फर रिलीज होता है। सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। सल्फर इज रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक इरप्शन एंड डिकम्पोजिशन एंड एसिड रेन। जो आपके एटमॉस्फेयर में सल्फर है वो आपको कैसे कैसे मिलता है, अगर आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तो आपको सल्फर मिलता है। वोल्केनो जब बाहर फूटते हैं तो उसके अंदर से इरप्शन जो निकलता है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। आपका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, अगर कोई प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, तो उससे आपको सल्फर मिल जाएगा, या फिर जो एसिड रेन हो रही है उससे आपको सल्फर मिलता है। तो आपको पता है ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सारे करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको अपनी सल्फर साइकिल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब फॉस्फोरस साइकिल से क्वेश्चन है। फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसकी वजह से हमारे डीएनए और आरएनए का फ्रेमवर्क बना हुआ है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारा फॉस्फोरस से बना हुआ है। क्या ये सही स्टेटमेंट है?
फॉस्फोरस जो है वो एटीपी जो हमारी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हमारे जो दांत होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती है, उनके अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो एल्गल ब्लूम में इन्वॉल्व नहीं होता है। जो आपकी एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती है उसमें फॉस्फोरस का कोई रोल नहीं होता है। फॉस्फोरस जो है वो रॉक्स में मिलता है और वेदरिंग जब हो रही होती है रॉक की तब वो रिलीज हो रहा होता है। हमारा जो डीएनए और आरएनए है उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। उसकी जो बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है। एटीपी के अंदर एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, तो उसके अंदर तो फॉस्फेट प्रेजेंट ही है। आपके जो दांत है, आपकी जो हड्डियां है, उनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। फॉस्फोरस जो होता है वो मोस्टली आपको रॉक की फॉर्म में मिलता है, यानी कि जो आपके लिथोस्फीयर रॉक्स है वो जब वेदरिंग होती है वहां से हमारा फॉस्फोरस रिलीज होता है। लेकिन आपको पता है थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है हमारे यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस में। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन्वॉल्व होते हैं और एल्गल ब्लूम को प्रमोट करते हैं। तो फॉस्फोरस जो होता है वो एल्गल ब्लूम में प्रमोट करता है। यहाँ पे लिखा है कि उसका कोई रोल नहीं होता, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बतानी है आपको टीडीएस की। टोटल डिसॉल्व सल्फेट, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टोटल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, टोटल डीनेचर्ड सॉल्यूशन। तो आपको पता है टीडीएस, मैंने आपको बताया था जब हम वाटर क्वालिटी असेसमेंट कर रहे हो तो आप है ना बहुत बार ये भी सुनते होंगे अपने घर पे कि आपने टीडीएस लेवल चेक करा है। अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो बहुत बार आपने ये टर्म सुना होगा कि टीडीएस लेवल चेक किया गया तुमने इसका, ठीक है। तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं हमारे टीडीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लेग के अंदर कैल्शियम आयंस एंड बायोकार्बोनेट रिलीज करने में। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? बायोकार्बोनेट हेल्प इन रेजिस्टिंग एसिडिफिकेशन। आपके जो बायोकार्बोनेट है वो आपके लेग्स में क्या करते हैं? एसिडिफिकेशन नहीं होने देते, यानी कि बहुत ही एसिडिक कंडीशंस को नहीं आने देंगे, पीएच बैलेंस करने में मदद करेंगे। क्या ये ट्रू है? बायोकार्बोनेट जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको पता है CO2 चाहिए होती है हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उसके लिए मोस्टली बायोकार्बोनेट जो है उससे हमें CO2 मिलती रहती है ताकि हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर सके। क्या ये सही स्टेटमेंट है? कार्बोनेट आयंस जो है वो हमारे जो मेटल्स प्रेजेंट है, हेवी मेटल्स प्रेजेंट है, उनकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं और ज्यादा उनकी टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। क्या ये करेक्ट है? तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम आयंस रिलीज करते हैं, बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाइकार्बोनेट जो है वो एसिडिफिकेशन को रेजिस्ट करने में मदद करते हैं, पीएच को बैलेंस करते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट कैसे होते हैं? मोस्टली बेसिक होते हैं और ये आपके एसिड को कट करके पीएच को बैलेंस करने का काम करते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बाइकार्बोनेट जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं CO2 का इन लेक सिस्टम एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस में, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो आपके कार्बोनेट आयंस होते हैं ना वो डिक्रीज करते हैं, टॉक्सिसिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं। देखो एक वर्ड चेंज करते ही आपका क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।